देखो थोड़ा सा पहले हल्का सा पहले जो पढ़े थे उसको प्रीवियसली खाली फॉर्मूला कब कहाँ कौन सा यूज करना है वो देख लो, तभी न्यूमेरिकल कर पाओगे। ठीक है, तो अभी देख लो पहले क्या करना है। जैसे समझो पहले अगर तुम्हारे पास दो वोलाटाइल लिक्विड हैं, ध्यान समझना, अगर तुम्हारे पास दो वोलाटाइल लिक्विड हैं, दो वोलाटाइल लिक्विड है, दोनों को एक दूसरे में डाल दिया। अब आप डेरिवेशन याद करो अपना पिछला, एक वोलाटाइल लिक्विड एक बीकर में लेते थे, एक दूसरा वोलाटाइल लिक्विड दूसरे बीकर में लेते थे, फिर दोनों को आपस में क्या कर दिए थे, मिक्स कर दिए थे। तो अब अगर याद हो, अगर दो वोलाटाइल लिक्विड लिए हो और दोनों को एक दूसरे में मिला दिए हो, तो अगर एक दूसरे में दोनों को मिला दिए हो तो उसमें दोनों प्रेजेंट होंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ये मान लो सोल्यूशन है, इसमें तुम ए वाला ए था, ये भी वोलाटाइल था, और इसमें बी था, ये भी वोलाटाइल था। तो ए के द्वारा कितना प्रेशर लगाया जाता था, पी इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू चाहिए, और पीबी कितना प्रेशर लगाता था, पीबी इज इक्वल टू पी नॉट बी इंटू चाई बी। और टोटल प्रेशर अगर पूछा जाएगा सोल्यूशन का तो P टोटल इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ A पार्शियल प्रेशर ऑफ B इज इक्वल टू फिर P नॉट A इंटू चाई A प्लस P नॉट B इंटू चाई B। तो ये फॉर्मूला आप तब यूज करोगे जब आपके क्वेश्चन में वो कहा होगा कि दो वोलाटाइल लिक्विड है या दोनों को मिक्स किया जा रहा है। आप जरा करंटली जो आपका जो क्वेश्चन आपको जो दिया गया है, एक बार क्वेश्चन को आप ध्यान से पहले पढ़ लो तो आपको क्वेश्चन में समझ आ जाएगा वो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपके पास दो लिक्विड है ए एंड बी है, और द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ ए एंड 3 मोल ऑफ बी इज 550 mmHg। मतलब कुल मिला के आपके पास दो सॉल्यूशन है, एक है ए और एक है बी, इन दोनों का एक सॉल्यूशन बनाया गया है, और इसका एक मोल आपका किसका है, ए का, और 3 मोल किसका है, बी का। और उस समय जो सोल्यूशन का प्रेशर आ रहा है, टोटल प्रेशर कितना आ रहा है, 550 mmHg। अगर बी वाले में हम 1 मोल और ऐड कर देते हैं तो वेपर प्रेशर बढ़ गया सोल्यूशन का कितना, 10 mm। तो पहले 550 था, 10 और बढ़ गया तो कितना होगा, 560 हो गया। फिर तुमसे पूछे हैं डिटरमाइन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर स्टेट ऑफ ए एंड, यानी कि पहले समझो कि पूछे क्या है, तुमसे क्या पूछे हैं, डिटरमाइन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर स्टेट। तो प्योर स्टेट का मतलब तुमसे पीए नॉट और पीवी नॉट ही तो पूछे हैं, और यही पूछे हैं तो मैक्स श्योर है तुमको यही फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला कब अप्लाई करोगे, जब तुम्हारे पास दो वोलाटाइल लिक्विड होंगे। इसके बाद तुमने एक टॉपिक और पढ़ा था कि एक वोलाटाइल होगा और दूसरा नॉन वोलाटाइल होगा। तो अगर एक वोलाटाइल है तो जो वोलाटाइल होता है उसका वेपर प्रेशर निकलता है, और जो नॉन वोलाटाइल होगा उसका मोल फ्रैक्शन निकलेगा। बात क्लियर हुई? जो वोलाटाइल होगा उसका क्या निकलेगा, वेपर प्रेशर उसका, क्योंकि वो वोलाटाइल उसका तो वेपर प्रेशर निकालोगे, लेकिन जो नॉन वोलाटाइल है उसका तो वेपर प्रेशर निकालोगे नहीं, उसका क्या निकालोगे, मोल फ्रैक्शन। तो अब शायद पुराना वाला याद करो कि मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, याद करो बी को ही तो नॉन वोलाटाइल बोलते थे, क्या लिखते थे, इनिशियल प्रेशर माइनस फाइनल प्रेशर डिवाइडेड बाई, क्या बोले थे इसको, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो रिलेटिव लोअरिंग में इनिशियल प्रेशर से क्या किया जाता था, डिवाइड, और लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कम करना। चलो देखो, ये जिसका अगर दोनों लिक्विड वोलाटाइल होंगे तो उसका वेपर प्रेशर निकलेगा। अगर उसमें एक लिक्विड वोलाटाइल है और दूसरा नॉन वोलाटाइल है तो बेसिकली उसमें फिर आप मोल फ्रैक्शन निकालते थे। मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते थे, वो टॉपिक का नाम क्या बोले थे, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो रिलेटिव कब यूज करते थे, जब इनिशियल प्रेशर से क्या करते थे, डिवाइड। इनिशियल प्रेशर क्या होता था, प्योर वाला, और फाइनल। अब आपको ऊपर चाहिए लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को आपको लो करना है, और वेपर प्रेशर को लो करने के लिए बड़ी वाले प्रेशर में से छोटी वाले प्रेशर को माइनस करोगे। तो बड़ा वाला प्रेशर क्या होता था, प्योर वाला, तो पीए नॉट माइनस पीए। ये फॉर्मूला तब लगाओगे जब इसमें एक कंपोनेंट वोलाटाइल होगा और एक कंपोनेंट उसमें नॉन वोलाटाइल होगा, तब ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। तो ये क्लियर रखो कि
कब कौन सा फॉर्मूला लगाना है। नहीं तो अब जैसे क्वेश्चन सामने है आपके, अब आपको पता ही नहीं कि कौन सा लगाना है, तो आप क्वेश्चन पढ़ के एक बार अंडरस्टूड कर लो। लास्ट लाइन वो डिटर्मिनेशन तुमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, डिटरमाइन द वेपर प्रेशर इन देयर प्योर स्टेट। तो इसका मतलब प्योर स्टेट में वो यही दोनों पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है, इसका मतलब ये लगाना है ये नहीं लगाना है। समझ आया। अब वो देखो क्वेश्चन सिर्फ उतना बड़ा दिया है, वो एक्चुअल में क्वेश्चन में कुछ है नहीं, वो सिर्फ डाटा ही दिया है आपको। वो जो एक सबसे जो बच्चे करते हैं, जो क्वेश्चन सबसे बड़ा होगा उनके दिमाग में परसेप्शन ये होता है वो क्वेश्चन उतना कठिन होगा, तो उसको वो छोड़ देते हैं। जबकि वो क्वेश्चन बड़ा इसलिए होता है क्योंकि उसमें डाटा ज़्यादा गिवन होता है, और जो क्वेश्चन छोटा 1 के 2 लाइन का होता है वो कठिन बहुत होता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अब क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, ध्यान से देखना कैसे करना है। पहला, लाइन टू लाइन पढ़ना और करना कैसे है क्वेश्चंस को। टू लिक्विड A एंड B फॉर्म एन आइडियल सोल्यूशन। ध्यान से देखो, 2 लिक्विड है तुम्हारे पास, एक लिक्विड है A और एक लिक्विड है B, ये दोनों मिलके आइडियल सोल्यूशन बना रहे हैं। तो मान के चलो ये बना दिए, इसमें तुमने डाला है लिक्विड A और इसमें डाला है तुमने लिक्विड B, ठीक है, ये तो सही आ रहा है, ठीक है। तो इसमें 2 लिक्विड डाले A और B। अब इसमें कह रहा है कि द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, ध्यान से समझो क्वेश्चन, द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ A। तो A का कितना मोल दिया है, 1 मोल। तो जो गिवन है ना डाटा, पहले उसको फ्रेम करने की कोशिश करो, सोल्यूशन खुद ब खुद मिल जाएगा। एंड 3 मोल ऑफ B, और B के कितने मोल दिए हैं, 3 मोल दिया है B का। इज 550 mmHg। अब जरा स्टार्ट वाली लाइन पढ़ो, द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, यानी कि सोल्यूशन का वेपर प्रेशर दे दिया है, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर P टोटल कितना दिया है तुमको, 550 mmHg। सोल्यूशन का वेपर 550 mmHg है जब उसमें 1 मोल A का है और 3 मोल B के हैं। पहला स्टैंजा समझ में आया, पहला फ्रेम जो क्वेश्चन का कहा है। अब आगे बढ़ो। एट द सेम टेम्परेचर, उसी टेम्परेचर पर इफ 1 मोर मोल ऑफ B इज एडेड, अगर उसी B में 1 मोल और ऐड कर दिया, पहले B के कितने मोल थे, 3 मोल थे, इसमें 1 मोल और ऐड कर दिया बाद में, कुछ देर बाद। तो जब कुछ देर और ऐड कर दोगे बाद में, तो B के 3 मोल तो पहले थे, 1 मोल और ऐड हो गए, तो B के अब कितने मोल हो गए, टोटल 4 मोल हो गए। तो जब 4 मोल हो गए एडेड सॉल्यूशन, लेकिन A के मोल में कोई चेंज नहीं किया है, A वैसा ही है, तो उस समय जो वेपर प्रेशर है वो 10 mmHg बढ़ गया पहले से। तो पहले का कितना था, 550, और जब 1 मोल और एक्स्ट्रा ऐड किए हो तो वेपर प्रेशर चेंज हो गया, तो P टोटल अब कितना हो गया, 560 mmHg, क्योंकि 10 mm बढ़ गया। तो पहले 550 था, फिर 10 mm बढ़ गया, तो कितना हो गया, 560। तुमसे पूछ रहे हैं डिटरमाइन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर स्टेट ऑफ A एंड B। A और B का वेपर प्रेशर बताओ। तो A और B का मतलब है PA नॉट पूछ रहे हैं और तुमसे PB नॉट पूछ रहे हैं, इसी दोनों की वो तुमसे वैल्यू पूछ रहे हैं। समझ आया। अब स्टार्ट करो क्वेश्चन करना कैसे। देखो तुम ये बताओ, तुमको P टोटल दे दिया है, P टोटल दे दिए हैं और 2 लोगों का मिक्सचर बनाए हैं। P टोटल को लिख क्या सकते हो, P टोटल को क्या लिखोगे, PA प्लस PB इज इक्वल टू क्या लिखोगे, P टोटल लिखोगे कि नहीं लिखोगे। PA को क्या लिख सकते हो, PA को क्या लिख सकते हो, PA नॉट इंटू चाहिए प्लस PB को क्या लिख सकते हो, PB नॉट इंटू चाहिए भी इंटू P टोटल। कोई दिक्कत, समझ आया। तुमको क्या निकालना है, PA नॉट, क्या निकालना है, PB नॉट। अभी तुमको क्या निकालना पड़ेगा, चाहिए का मतलब क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ A, मोल फ्रैक्शन ऑफ A, मोल फ्रैक्शन निकालना सिखाए हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ A। जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना होता है उसका मोल ऊपर अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल। किसका निकालने जा रहे हो, A का, तो A का मोल ऊपर 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल, 1 इसके 3 इसके, टोटल कितना हुआ, तो A का मोल फ्रैक्शन कितना आया, चाहिए आ गया, ठीक, 1/4। अब जरा B का मोल फ्रैक्शन निकालो। किसका मोल फ्रैक्शन निकालने जा रहे हो, B का, तो B का मोल ऊपर, तो B का मोल ऊपर तो कितना हो जाएगा, 3 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल कितना हो जाएगा, 4। समझ आया।
वो सेकंड कंडीशन है, वो पहले कंडीशन से निकालना पड़ा। ये 550 वाले पे ये निकालोगे, अभी तुमको फिर से निकालना पड़ेगा ना। आज जब आगे एक ऐड करने के बाद जब ये हुआ तो फिर से निकालोगे। अभी एक इक्वेशन रेडी करो पहले। तो PA0A चाहिए की वैल्यू कितनी है 1/4 प्लस PB0 चाहिए B की वैल्यू कितनी है 3/4 और P टोटल की वैल्यू कितनी है 550। ये हो गया। अच्छा, इसको P0/4 लिख सकते हो कि नहीं, और प्लस इसको 3P0B/4 इज इक्वल टू 550 लिख सकते हो कि नहीं। अच्छा, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को नॉर्मली ऐड कर सकते हो। तो न्यूमरेटर को ऐड करोगे तो ये क्या हो जाएगा P0A प्लस 3P0B/4 इंटू 550 लिख सकते हो। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो P0A प्लस 3P0B इंटू 5 4 0 0 5 4 22 गया कैरी, 5 4 20 और 22। ये बन गया तुम्हारा इक्वेशन नंबर 1। तो पहले इंफॉर्मेशन से इक्वेशन नंबर 1 रेडी हो गया। अब आप सेकंड स्टैंड जाइए, जो सेकंड पार्ट कहा था। सेकंड पार्ट में तुमसे क्या कहा था कि अगर B का मोल बढ़ गया एक, अगर B का बढ़ गया एक, अब समझो तो तुमको फिर से क्या निकालना पड़ेगा चाहिए, और तुमको फिर से क्या निकालना पड़ेगा। अब समझो किसका मोल निकालने जा रहे हो A का, तो A का मोल कितना है 1 अपॉन क्या रखना है टोटल मोल। लेकिन टोटल में अब 3 मत रखना, क्योंकि क्वेश्चन में कहा था ना B में एक और ऐड कर दिए हो, तो टोटल कितना हो गया B के अब टोटल कितने हो गए। तो B का 4 है और प्लस 1 A का, तो 4 + 1 टोटल अब कितना हुआ, समझ आया। जरा B का निकालो। B के टोटल मोल कितने हैं 4 और टोटल मोल कितने हैं पता चल गया। अब इसका भी तो P टोटल पता है, वही सेम काम फिर से करो। P टोटल को क्या लिख सकते हो PA प्लस PB इज इक्वल टू P टोटल। PA को क्या लिख सकते हो P0A इंटू चाहिए प्लस P0B इंटू चाय B इज इक्वल टू P टोटल। P0A तुमको निकालना है तो P0A निकालना है, तो P0A चाहिए की वैल्यू कितनी है 1/5, तो ये हो गया 1/5 प्लस P0B चाय B की वैल्यू कितनी है 4/5, तो 4/5 और P टोटल कितना है 560, क्योंकि उसने बोला था कि 10 mm बच जाएगा तो पहले 10 बढ़ा दो। अच्छा, इसमें भी डिनोमिनेटर क्या है सेम है, तो इसको क्या लिख सकते हो P0A/5 प्लस 4PB0/5 इज इक्वल टू 560। वही सेम काम इसमें भी करो। इसको क्या लिख सकते हो PA0 प्लस 4PB0/5 इज इक्वल टू 560। मल्टीप्लाई करो क्रॉस, तो PA0 प्लस 4PB0 इज इक्वल टू 5 0 0 6 5 30 5 5 25 और 28। ये बन गया इक्वेशन नंबर 2। अब ये नॉर्मल मैथमेटिक्स है, 2 इक्वेशन है और 2 वेरिएबल हैं PA और PB। तो अब आप क्या करो, यहां से जो सिंबल पड़ेगा यहां से ना PA की वैल्यू निकाल लो। यहां से PA की वैल्यू निकालो। अच्छा, यहां से अगर PA निकालते हो PA0A, तो PA0A ये उधर चला जाएगा, तो क्या लिखोगे 2200 माइनस 3, कोई दिक्कत। और इस PA0 की वैल्यू ले जाकर यहां पुट करो। चलो पुट करो जरा। तो यहां पुट करोगे तो क्या लिखोगे 2200 माइनस 3PB, 2200 माइनस 3P0B प्लस 4P0B इज इक्वल टू 2800। अच्छा, 4PB माइनस 3PB कितना हुआ PB0 हो गया ये, तो ये हो गया P0B। अब ये बताओ 2800 इधर है 2200 इधर है, 2200 उधर जाएगा तो 2800 माइनस 2200 600, मतलब PB0 कितना आ गया 600 mm Hg। PB0 निकल गया, PB निकल गया। इधर आओ, PA0A इज इक्वल टू 2200 माइनस 3 इंटू 600
अब 6 त्रिक तो सीधे यहीं कर दे रहे हैं, ये 6 त्रिक कितना हो गया 1800, 2200 माइनस 1800 400, तो पी ए नॉट कितना आ गया 400 mm Hg। समझ आया? चलो उतारो, चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, द वेपर प्रेशर ऑफ एथेनॉल एंड मेथनॉल आर 44 एंड 88। इसका मतलब है तुमको एथेनॉल का वेपर प्रेशर, तो एथेनॉल का मतलब वो प्योर स्टेट दिया है क्वेश्चन में ऑलरेडी, तो एथेनॉल का वेपर प्रेशर कितना दिया है 44 mmHg। पूरा नहीं सॉल्व करूंगा, तरीका बता दे रहा हूं, खुद सॉल्व कर लेना। तो एथेनॉल का वेपर प्रेशर दे दिया है प्योर स्टेट में, और तुमको मेथनॉल का भी दे दिया है प्योर स्टेट में, कितना 88 mmHg, ये तुमको दे दिया है, ठीक है। An ideal solution is formed at the same temperature by mixing 60 ग्राम ऑफ एथेनॉल with 40 ग्राम ऑफ मेथनॉल। मतलब कि इन दोनों को आपस में मिलाया गया है, इन दोनों को आपस में मिला दिया गया है, जिसमें तुम्हारे पास 60 ग्राम एथेनॉल डाले हो, मतलब 60 ग्राम तुम एथेनॉल डाले हो, और 40 ग्राम तुम इसमें क्या डाले हो मेथनॉल डाले हो। अब देखो तुमको वेपर प्रेशर का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। हमें पता है एथेनॉल और मेथनॉल दोनों का नेचर क्या होता है, वोलाटाइल होता है। तो अगर दोनों का नेचर वोलाटाइल है तब तो ये वही वाला फॉर्मूला हो गया ना, पी ए नॉट चाहिए इंटू पी बी नॉट बी बी, मतलब वही वाला, मतलब ये श्योर है कि फॉर्मूला लगाना कौन सा है, पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी वाला ही लगेगा, ठीक। तो ये आपको दे दिया है। कैलकुलेट द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। ये बताओ जब एथेनॉल और मेथनॉल को मिलाओगे आपस में तो क्या एक सोल्यूशन बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। तो एथेनॉल का जो प्रेशर होगा उसको क्या लिखोगे पीई, और जो मेथनॉल का प्रेशर होगा उसको क्या लिखोगे पीएम। तो अच्छा पीई निकालना होगा तो क्या लिखोगे पी नॉट ई इंटू चाई ई, और अगर पीएम निकालना होगा तो क्या लिखोगे पी नॉट एम इंटू चाई एम। तुमसे पूछा गया है कैलकुलेट द टोटल वेपर प्रेशर, तो इस सोल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर पी टोटल इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ एथेनॉल पर प्रेशर ऑफ मेथनॉल इज इक्वल टू, प्रेशर ऑफ एथेनॉल कितना है पी नॉट ई इंटू चाई प्लस मेथनॉल का कितना है पी नॉट एम इंटू चाई एम। अच्छा पी नॉट ई क्वेश्चन में दिया है कितना 44 ये दिया है। अब फंस रहा है तुम्हारा चाई ई, मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका निकालना है एथेनॉल का, तो तुमको चाहिए मोल फ्रैक्शन ऑफ एथेनॉल। तो इसको निकाल कैसे, मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालते हैं उसका मोल ऊपर अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल। तो टोटल नंबर ऑफ मोल में किसके किसके एथेनॉल के और प्लस मेथनॉल के, ठीक। ऐसे ही सेम किसका फंसेगा अभी मेथनॉल का भी फंसेगा, तो तुमको फिर मेथनॉल का भी मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा। जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल ऊपर अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल, और तुमको क्वेश्चन में मोल नहीं दिया है तो तुमको ग्राम दिया है, मास दिया है। अरे मास दिया है और मोल निकालना है, मोल कैसे निकालते थे मास अपॉन मोलर मास। तो सबसे पहले मोल निकालो, मोल ऑफ एथेनॉल, मोल ऑफ एथेनॉल कैसे निकलेगा मास अपॉन मोलर मास। एथेनॉल का मास कितना है 60 और एथेनॉल का मोलर मास होता है 46, याद कर लो, ठीक है याद कर लो 46 होता है, ठीक। तो ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा 23 और ये हो जाएगा 30। मोलर मास सॉरी मोल ऑफ मेथनॉल, मेथनॉल का मास कितना दिया है 40 और इसका जो आता है वो आता है 32, ठीक। तो इसको काटोगे तो 20 और ये काटोगे तो 16, ये कटा 8, ये कटा 10, ये कटा 4, ये कटा 5, तो कितना आ गया 5/4। क्लियर हुआ, समझ आया। चलो निकालो जरा, तो एथेनॉल का मोल फ्रैक्शन ऑफ एथेनॉल निकालना था, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ एथेनॉल वो निकाल लियो 30/23 डिवाइडेड बाई इसका हो गया 30/23 प्लस उसका मोल कितना आया है 5/4। ये पूरी वैल्यू सॉल्व करके तुमको यहाँ से क्या मिल जाएगी मोल फ्रैक्शन ऑफ एथेनॉल। जस्ट इमेजिन कि इसका तुमने मोल फ्रैक्शन निकाला और तुमको कैलकुलेट करके वैल्यू मिलती है x। सेम ऐसे ही मेथनॉल का मोल और प्लस रख के सॉल्व करते हो तो इसका मोल फ्रैक्शन मान लो मिल गया तुमको y। अब तो बाकी वैल्यू पता है ना, इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिला तुमको वैल्यू x प्लस इसकी वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में दी है कितना 88 और मोल फ्रैक्शन ऑफ मेथनॉल, इसको पूरा रख के वैल्यू सॉल्व करोगे तो y। अब सीधे सीधे खाली वैल्यू रख के सॉल्व ही करना है, बाकी मैथमेटिक्स ही है, बाकी और कुछ नहीं करना है। समझ आया, क्लियर हुआ। चल
देखो नेक्स्ट है तुम्हारा, अच्छा 2 वोलाटाइल वाला हो गया, एक वोलाटाइल एक नॉन वोलाटाइल हो गया, उस पर न्यूमेरिकल हो गया, बाकी लास्ट में पूरा समराइज करके न्यूमेरिकल कराएंगे। नेक्स्ट है आपका आइडियल सोल्यूशन, इंपॉर्टेंट लिख लो बोर्ड के पेपर में, डैम श्योर है एक क्वेश्चन इसका उठाएगा, वो आइडियल उठाएगा चाहे जैसे वो घुमाएंगे। और मैं बता दूं इसमें क्वेश्चन भी कौन सा उठाएंगे, आइडियल सोल्यूशन का एग्जाम्पल और नॉन आइडियल सोल्यूशन का एग्जाम्पल रट के जाना पेपर में, मैं गारंटी देता हूं ये एग्जाम्पल पूछेगा और एग्जाम्पल में ही कंफ्यूज होंगे आप, क्योंकि ये नीट में आया था, कंफ्यूजन बहुत करता है क्योंकि ये जोड़े जोड़े में है एग्जाम्पल, तो वो जोड़ा आपका बदल देगा पेपर में तो गड़बड़ा जाएगा वहीं, तो एग्जाम्पल आप हर हाल में इसका रट के ही जाइएगा पेपर में, ठीक। चलिए देखो आपका जो टॉपिक है बेसिकली वो है आइडियल सोल्यूशन। सबसे पहली बात एक चीज जानो कि आइडियल जैसी कोई चीज होती नहीं है, ये एक इमेजिनरी कंसेप्ट है। वो इमेजिनरी कंसेप्ट आपको जैसे 100% कभी किसी का आना पॉसिबल नहीं है, मतलब ले बच्चे तो ले ही आते हैं लेकिन हम लोग टीचर्स 100% देते नहीं, उसमें कुछ ना कुछ नंबर काट लेते हैं ताकि 100 मतलब 100 आप नहीं ला सकते हो किसी भी कीमत पर। तो आइडियल जो वर्ड है वो बेसिकली आइडियल जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है, ये काल्पनिक है। और ये ऊपर से कह रहे हैं सोल्यूशन भी, मतलब आइडियल सोल्यूशन एक ऐसा सोल्यूशन है उसके पास एक ऐसी अपनी अलग अलग इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी वो रखा है जो किसी के पास नहीं है। और अभी जब इसकी विशेषताएं, जब इसकी क्वालिटीज हम एक्सप्लेन करेंगे तो वो तुमको सोच के लगेगा प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, ये चीज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अच्छा जैसे आपसे अगर कोई ये कह दे कि कोई आपसे ये कह दे कि ऐसा इंजन बन गया कि जिसका इनपुट और जिसका आउटपुट इक्वल है, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। कोई भी इंजन का इनपुट और आउटपुट कभी इक्वल, इनपुट ज्यादा होगा कि आउटपुट ज्यादा होगा? इनपुट हमेशा ज्यादा होता है, आउटपुट हमेशा। आप 100 रुपए का जब तेल डालते हो ना कार में तो आपको एवरेज वो 20 का ही देती है, तो 100 रुपए में 20 का एवरेज देने का मतलब है। और वही जो आपकी बाइक होती है वो बेसिकली 100 रुपए में अगर तेल डालोगे तो अच्छी बाइक लगभग 70 का एवरेज देगी। तो कार और बाइक में इतने का डिफरेंस क्यों आता है? वो इसलिए क्योंकि कार में बहुत सारी एनर्जी उसकी डिस्ट्रॉय हो जाती है या बहुत सारी एनर्जी कहीं और खर्च हो जाती है। तो जितना आप इनपुट दे रहे हो ना उसको, उतना आउटपुट आप कभी ले नहीं सकते। आप जब पंखा भी चलाते हो तो पंखे को जितना आप एनर्जी दे रहे होते हो ना, पंखा आपको उतना नहीं दे पाता है, क्योंकि पंखे को जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप देते हो उसकी आधी एनर्जी तो मैकेनिकल में चली गई, रोटेशनल में। और पंखा जब खुद दे चलने के बाद पंखा टच करो तो पंखा आपको क्या मिलेगा? गर्म मिलेगा ना। तो आधी एनर्जी उसकी किस में चली गई? हीट एनर्जी में चली गई। तो जितनी तुमने दिया, जितनी मैकेनिकल तुमने दिया उतना कहाँ उसने यूज किया? आधा तो हीट में चला गया और आधा मैकेनिकल में। तो बेसिकली इनपुट और आउटपुट कभी बराबर नहीं हो सकते। वैसे ही आइडियल सोल्यूशन जैसा कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है। ये एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन कोई भी सोल्यूशन इसके तक पहुंचने की कोशिश करता है, पहुंचने की कोशिश करता है। जैसे 100% टारगेट फिक्स है कि 100% है, तो हर बच्चा कोशिश क्या करता है कि मेरा कितना आ जाए 100%, 99.9% तक वो लाने का प्रयास पूरा, उसका पूरा मोटो ये रहता है कि 100 आ जाए, बट 100 आ नहीं पाता। वैसे ही कोई भी सोल्यूशन आइडियल नहीं होता, लेकिन हर सोल्यूशन ये प्रयास करता है कि उसका नेचर, उसका बिहेवियर किसके बराबर हो जाए, आइडियल जैसा उसका मैच कर जाए। ठीक, अब जैसे समझाने के लिए, जैसे मान लो तुम्हारे पास एक बीकर है जिसमें तुमने एक लिक्विड भरा है A, और इस लिक्विड का जो वॉल्यूम है, इस लिक्विड का जो वॉल्यूम मान रहे हो वो मान के चलो आप, ये तुम्हारे पास एक सोल्यूशन है जिसमें सिर्फ A है, इसका वॉल्यूम तुम्हारा V1 हो गया। अच्छा देखो इसमें सिर्फ किसके पार्टिकल हैं? A के पार्टिकल हैं, तो A के पार्टिकल हैं तो A के बीच में बॉन्ड बना होगा कि नहीं बना होगा? ठीक। दूसरा, आपके पास एक दूसरा बीकर है जिसमें आपने एक दूसरा सोल्यूशन फिल किया है और इसमें सिर्फ और सिर्फ आपके B वाले ही पार्टिकल प्रेजेंट हैं। ठीक, इसका जो वॉल्यूम है ये मान लो आप कि इसका वॉल्यूम V2 हो गया, और इसमें जो सिर्फ पार्टिकल हैं वो किसके पार्टिकल प्रेजेंट हैं? B के। तो इसमें जो इंटरेक्शन होगा वो सिर्फ किसका होगा? B का। अब आपने क्या कर दिया, इन दोनों को आपस में मिला दिया। अब जब इन दोनों को आपने आपस में मिला दिया तो अब इसमें A का भी हो गया और इसमें B का भी हो गया, मतलब दोनों के पार्टिकल आपस में। तो अब जो यहाँ इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा वो किसके किसके बीच बन जाएगा? A और B के। और इसका जो वॉल्यूम है, इस सोल्यूशन का जो वॉल्यूम है उसको आप मान सकते हो VF माना गया है।
तो इस बीकर का इसका जो वॉल्यूम था वो V1 था, इसमें A था तो उसका इंट्रैक्शन AA हो गया, इस वाले में सिर्फ B वाला था तो इसका वॉल्यूम B2 हो गया, इसका इंट्रैक्शन BB हो गया। इन दोनों को आपस में मिला दिए तो अब A और B दोनों आ गए, इसका इंट्रैक्शन AB हो गया और फाइनल वाला वॉल्यूम B हो गया। ठीक, अब आपसे अगर ये कहा जाए कि आप जो है इसको तीनों को इंडिविजुअली आप तीनों को आप हीट करिए, ठीक है, आप तीनों को हीट करिए। अगर आप इसको हीट करते हो तो इसको अगर हीट करते हो तो इसका बॉन्ड टूटेगा, तो इसका बॉन्ड टूटेगा। अगर हीट करते हो तो ये वाला बीकर हीट को एब्जॉर्ब करेगा कि रिलीज करेगा? ये वाला हीट को क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। सेम काम इसको भी जब आप हीट करोगे तो ये वाला भी टूट जाएगा, तो ये वाला बीकर भी हीट को क्या कर लेगा? ये वाला भी एब्जॉर्ब कर लेगा। सेम A और B का वाला है। अब देखो इसमें AA का इंट्रैक्शन था, इसमें BB का इंट्रैक्शन था और इसमें किसका इंट्रैक्शन हो गया? AB का। अब तुम सोचो कि इसमें तो AA का रहा था, इसमें BB का है, तो जब AA का टूटा और इधर से BB का टूटा तो इधर से B खाली हुआ, इधर से A खाली हुआ, और A और B जब खाली हुआ तो दोनों ने A और B ने आपस में क्या बना लिया? एक बॉन्ड बना लिया। क्लास 11th में केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में आपको पढ़ाए थे कि जब भी दो एलिमेंट के बीच में बॉन्ड बनता है तो उस बॉन्ड में एनर्जी स्टोर हो जाती है। याद आया? क्योंकि उस बॉन्ड में जब एनर्जी स्टोर होती है, या याद हो कि जब भी दो एलिमेंट बॉन्ड बनाते हैं तो बॉन्ड बनने से एनर्जी क्या, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती थी उसकी? या लो हो जाती थी। जब चैप्टर स्टार्ट किए थे तो याद होगा एक ग्राफ पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस आर का डिस्टेंस का एक ग्राफ था ना, कि जब भी किसी को स्टेबल होना होता है, किसी भी एलिमेंट को स्टेबल होना होता है तो वो एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट के साथ क्या करता है? बॉन्ड बनाता है। क्योंकि जैसे ही तुम किसी के साथ बॉन्ड बनाओगे तो जो तुम्हारी एक्स्ट्रा एनर्जी है वो एक्स्ट्रा एनर्जी उसी बॉन्ड में जाके क्या हो जाती है? स्टोर हो जाती है। तो इसका मतलब है AA का बॉन्ड टूटा, BB का बॉन्ड टूटा, और जब AB का बॉन्ड बनाए होगे तो वो एनर्जी A और B वाले के बॉन्ड में क्या हो गई? जाके स्टोर हो गई। और अगर तुमने A और B का बॉन्ड तोड़ा, अगर तुमने A और B का बॉन्ड को तोड़ा तो यहां से हीट एब्जॉर्ब होगी कि यहां से हीट रिलीज होगी? हीट रिलीज होगी। तो यहां से बेसिकली हीट क्या हो जाएगी? रिलीज हो जाएगी तुम्हारा, यानी यहां से हीट तुमको रिलीज। अच्छा, हीट रिलीज होगी तो एंडो की एक्सो, एंडो की एक्सो, तो ये एक्सोथर्मिक हो गया। अब बाकी दोनों तुम्हारे क्या हो गए? ये भी एंडो हो गया और ये भी एंडो हो गया। ठीक, अब पहला पॉइंट, आइडियल सोल्यूशन। किसी भी सोल्यूशन को अगर आइडियल बनना है तो उसकी सबसे पहली कंडीशन ये है कि जो चेंज इन वॉल्यूम है, जो चेंज इन वॉल्यूम आएगी मिक्सिंग की, वो आपको वैल्यू क्या मिलनी चाहिए? 0 मिलनी चाहिए। मतलब कि दो डिफरेंट वॉल्यूम वाले को जब आपस में मिला के एक फाइनल वॉल्यूम रेडी करोगे तो इनका वॉल्यूम और इनका वॉल्यूम हमेशा आपको क्या मिलेगा? मतलब इन दोनों का वॉल्यूम जो सम करोगे इज इक्वल टू इसका जो आएगा। जस्ट एन एग्जांपल, अगर ये 5 ml है और ये 10 ml है तो सोल्यूशन टोटल कितना होना चाहिए? सोल्यूशन टोटल कितना होना चाहिए? 15 ml होना चाहिए इनके अकॉर्डिंग। लेकिन आप ये बताओ प्रैक्टिकली, अगर आपने उसमें से एक को वोलाटाइल ले लिया, अगर इसमें से एक को वोलाटाइल ले लिया तो क्या आप भी ये 15 ml मिलेगा? क्योंकि वोलाटाइल होगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वेपर। और अगर वेपर में कन्वर्ट होगा तो क्वांटिटी कम होगी, और कम होगी तो एग्जैक्ट 15 ml आपको नहीं मिलेगा। तो ये तब कह रहे हैं कि जब आइडियल रखोगे। आइडियल के केसेस में इनका कहने का मतलब है कि इन दोनों का वॉल्यूम का सम इसके वॉल्यूम के क्या आना चाहिए? बराबर आना चाहिए। बट ऐसा हर बार पॉसिबल हो, ऐसा प्रैक्टिकली जरूरी नहीं है बेसिकली। ठीक है, तो अब देखो करना क्या है, इन दोनों का सम। अच्छा, डेल्टा का मतलब क्या होता है? चेंज इन वॉल्यूम। तो चेंज इन वॉल्यूम चाहिए तो चेंज कैसे निकाला जाता है? फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल। तो फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू 0। फाइनल वॉल्यूम किसका रखोगे? सोल्यूशन का। कितना माने हो? VF माने हो, तो ये हो जाएगा VF माइनस इनिशियल वॉल्यूम क्या इन दोनों का होगा? तो इनिशियल वॉल्यूम दोनों के वॉल्यूम को जोड़ दो, तो दोनों के वॉल्यूम को जोड़ोगे तो ये क्या आ जाएगा? V1 प्लस V2 इज इक्वल टू 0। ये पूरा टर्म माइनस में है, इसको उधर भेजोगे तो किस में चला जाएगा? तो VF इज इक्वल टू V1 प्लस
तो इनडायरेक्टली ये वही तो कह रहे हैं कि इंडिविजुअली दोनों का जो जोड़ोगे वॉल्यूम वो सॉल्यूशन के वॉल्यूम के क्या आना चाहिए भाई, 5 ml 10 ml तो कितना आना चाहिए 15 ml। बट जरूरी नहीं है कि तुमको हर बार सॉल्यूशन नॉन वोलेटाइल मिले, वोलेटाइल मिल गया तो तब तो गलत हो जाएगा ना। तो इसीलिए कहा है आइडियल जैसा कुछ होता नहीं है। तो ये ध्यान रखना कि अगर आपसे कैरेक्टरिस्टिक ये भी पूछेगा, राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन आइडियल सोल्यूशन, तो सबसे पहला पॉइंट किसी भी आइडियल सोल्यूशन, अगर जिसको भी आइडियल सोल्यूशन बनना होगा उस सोल्यूशन का वॉल्यूम मिक्सिंग हमेशा क्या होना चाहिए 0। इतना ही कह के निकल दिया गया है कॉपी में, इतना ही कह के बुक में भी आगे बढ़ गया वो कि वॉल्यूम मिक्सिंग 0 होना चाहिए। पूरा एक्सप्लेन कि इंडिविजुअल का वॉल्यूम का सम और फाइनल सोल्यूशन का जो सम है वो दोनों क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। पहला क्लियर हो गया, ठीक। ये पहला था वॉल्यूम से रिलेटेड, ठीक। अब दूसरा आता है तुम्हारा इंथैल्पी, चेंज इन इंथैल्पी। ये 11th में बताए थे। इंथैल्पी शब्द का मतलब, इंथैल्पी का मतलब एनर्जी, आयोनाइजेशन, इंथैल्पी। अब इनका कहने का सेंस है कि जैसे यहां से हीट एब्जॉर्ब हुआ तो यहां से जो हीट एब्जॉर्ब हुआ वो मान लो H1, यहां से जो हीट एब्जॉर्ब हुआ वो मान लो H2, और यहां से जो हीट रिलीज हुई उसको मान लो चलो वही H फाइनल मान लो, HF मान लो। तो इनका कहने का भी मतलब वही है कि जो चेंज इन इंथैल्पी आएगी, इंथैल्पी को H से डिनोट करते हैं, पिछले साल पढ़ाया गया है। चेंज इन इंथैल्पी किसकी, मिक्सिंग करने के बाद जो इंथैल्पी का चेंज आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। 0 आएगा, इसको भी क्या लिख सकते हो, फाइनल इंथैल्पी माइनस इनिशियल इंथैल्पी इज इक्वल टू 0। अब फाइनल इंथैल्पी को HF माने हो माइनस इनिशियल इंथैल्पी क्या हो जाएगा, H1 प्लस H2 इज इक्वल टू 0। इसको उधर भेजोगे तो H फाइनल इज इक्वल टू H1 प्लस H2। इसका मतलब है कि जितना ये एब्जॉर्ब किया और जितना ये एब्जॉर्ब किया, तो जितना इन दोनों ने मिलके एब्जॉर्ब किया है उतना ही अपने अंदर से क्या कर देगा, रिलीज कर देगा, ठीक। इसका मतलब है कि अगर इसको AA को तोड़ने के लिए अगर इसने 2 जूल एनर्जी एब्जॉर्ब की होगी और अगर इसने 4 जूल एब्जॉर्ब एनर्जी की होगी, तो टोटल ये अपने अंदर से कितनी एनर्जी रिलीज कर देगा, कि 6 जूल एनर्जी ये रिलीज करना चाहिए, क्योंकि 2 ये एब्जॉर्ब किया, 4 ये एब्जॉर्ब किया, टोटल इन दोनों ने मिलके कितना एब्जॉर्ब किया, 6। तो वही 6 ये अपने अंदर से क्या कर देगा, रिलीज। बट आप प्रैक्टिकली बताओ, जरूरी है कि वो 6 रिलीज करे, वही सेम। अगर वोलाटाइल हो गया तो आधा तो खुद ही निकल जाएगा, तो आधा जब खुद ही मटेरियल निकल जाएगा तो अब बॉन्ड ब्रेक करने में बहुत ज़्यादा आपको हीट देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इनके हिसाब से कि आइडियल सोल्यूशन का इंथैल्पी मिक्सिंग भी क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। बट ये आइडियल के लिए है और ऐसा पॉसिबल नहीं है। समझ आया? ये था आइडियल सोल्यूशन का दूसरा कैरेक्टरिस्टिक। क्लियर हुआ? तीसरा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऊपर पहला और दूसरे का रीजन तीसरा वाला एक्सप्लेन कर देगा। कैसे? आपने कहा कि इसका वॉल्यूम जोड़ोगे तो इसके बराबर आएगा। आपने कहा इसका हीट एब्जॉर्ब, इसके हीट रिलीज के बराबर आएगा। आप ये तब हो सकता है, इन दोनों का हीट एब्जॉर्प्शन इसके हीट रिलीज के बराबर तब हो सकता है जब इन सभी के बीच में इंटरेक्शन क्या होगा, सेम होगा। अगर एक ही तरीके का इंटरेक्शन, एक ही तरीके का फोर्स मान के चलो, इसके अंदर भी जो फोर्स है वही सेम फोर्स इसके अंदर भी है और वही सेम फोर्स इसके अंदर, अगर तीनों के अंदर इंटरेक्शन, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन अगर सेम है तो बॉन्ड तोड़ने में या बॉन्ड बनने में एनर्जी भी क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। तो इनके आइडियल सोल्यूशन के हिसाब से वो ये कह रहे हैं कि जो AA का इंटरेक्शन है वही सेम इंटरेक्शन किसमें है, BB में भी है, और वही सेम इंटरेक्शन किसमें है, AB में भी है। पॉसिबल है ऐसा? प्रैक्टिकली पॉसिबल है ऐसा कि प्रोडक्ट के इंटरेक्शन और रिएक्टेंट का इंटरेक्शन कभी बराबर हो? ऐसा पॉसिबल? आप रिएक्शन पढ़ के आए हो कि H2 और O2 को अगर मिलाओगे तो क्या बनेगा, H2O बनेगा। अब तुमसे कोई कह रहा है कि H2O के अंदर जो इंटरेक्शन है वो O2 के इंटरेक्शन का बराबर होगा, पॉसिबल है? O2 के अंदर कौन सा बॉन्ड होता है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है, और H2O के अंदर कोवैलेंट बॉन्ड के साथ साथ इसके अंदर आयोनिक बॉन्ड भी तो होता है। इंटरेक्शन कहाँ दोनों का सेम है भाई? इसके अंदर कोवैलेंट के साथ साथ और क्या रखा है, H+OH-, लेकिन ऑक्सीजन सिर्फ अपने अंदर क्या रखा है, ये कोवैलेंट। तो क्या इन दोनों का इंटरेक्शन सेम है?
नहीं सेम है ना, डेली लाइफ में इंटरेक्शन कभी सेम नहीं हो सकता, बट ये मान रहे हैं कि जिसको भी आइडियल सोल्यूशन बनना होगा वो इनका इनका और इनका तीनों का इंटरेक्शन वो क्या रखेंगे, सेम रखेंगे। समझ आया? ठीक, ये हो गया। चौथा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कहा जाता है, जो बच्चे रट के याद बच जाते हैं कि आइडियल सोल्यूशन जो होता है वो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेगा। तो ये ध्यान रखना, जो आइडियल सोल्यूशन होगा वो राउल्ट्स लॉ को फॉलो बेसिकली आपका करेगा। राउल्ट्स लॉ क्या होता था कि किसी भी सोल्यूशन के अंदर जिसके जितना ज़्यादा मोल फ्रैक्शन होंगे जिस भी कंपोनेंट के, उसके द्वारा लगाया गया वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा। मोल फ्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन द सोल्यूशन। तो इनके हिसाब से कि जितना मोल फ्रैक्शन यहाँ है उतना ही मोल फ्रैक्शन यहाँ है और उतना ही मोल फ्रैक्शन। अच्छा, मोल फ्रैक्शन तीनों जगह जब सेम होगा तब तो तीनों जगह का राउल्ट्स लॉ बराबर आएगा जब आप कैलकुलेट करोगे। वही प्रॉब्लम फिर से है, जरूरी है कि तीनों के तीनों वोलाटाइल हो। अगर इसमें से एक भी नॉन वोलाटाइल निकल गया तब राउल्ट्स लॉ लगा पाओगे? क्योंकि राउल्ट्स अगर ये नॉन वोलाटाइल हो गया और ये वोलाटाइल हो गया तो राउल्ट्स लॉ अप्लाई कैसे करोगे? और राउल्ट्स लॉ अप्लाई करने के लिए सबको क्या होना पड़ेगा? सबको वोलाटाइल होना है। जरूरी थोड़ी ना सब हर बार हम सोल्यूशन वोलाटाइल ही लें, हम नॉन वोलाटाइल भी ले सकते हैं। तो ये क्लियर रखिएगा, इनके हिसाब से आइडियल सोल्यूशन राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है, इनके हिसाब से आइडियल सोल्यूशन के हिसाब से। समझ आया? अब आपकी एनसीईआरटी में सिर्फ यही तीन, हालांकि ये तो थोड़ा एनसीईआरटी ने कहीं आइडियल सोल्यूशन में लाइन नहीं लिखी है, मतलब बेसिकली डिफाइन नहीं किया है, उसने बीच में एक लाइन खाली लिख के छोड़ दिया है। आइडियल सोल्यूशन को एनसीईआरटी ने सिर्फ यही तीन किया है कि किसी भी आइडियल सोल्यूशन का वॉल्यूम मिक्सिंग जीरो होता है, एंथैल्पी मिक्सिंग जीरो होता है और राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है। बस यही तीन वो लिख के आगे बढ़ गया। इसके अलावा भी दो और एक्स्ट्रा होते हैं, जैसे पांचवा है आपका एंट्रोपी। एक टर्म है एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी। एंट्रोपी को डिनोट करते हैं कैपिटल एस। देखो पहले एंट्रोपी का मतलब समझ लो। एंट्रोपी जो वर्ड है इसका मतलब होता है रैंडमनेस, इसका मतलब है रैंडमनेस। ये बेसिकली क्लास 11th के थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ाया जाता है। तो थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ाया जाता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, उसको बीच बीच में एक दो वर्ड आता है वो इसे क्लियर रखो। एंट्रोपी का मतलब है रैंडमनेस, किसके मॉलिक्यूल में कितना ज़्यादा रैंडमनेस है। आप मुझे सिर्फ इतना बताइए, आपके पास तीन स्टेट ऑफ मैटर हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सबसे ज़्यादा रैंडमनेस किस स्टेट ऑफ मैटर के मॉलिक्यूल में मिलेगा? गैस में। इसका मतलब है गैस की एंट्रोपी कम की ज़्यादा? गैस की एंट्रोपी सबसे ज़्यादा, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल में रैंडमनेस, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सबसे ज़्यादा होता है। सबसे कम एंट्रोपी किसकी होगी? सॉलिड की, क्योंकि सॉलिड के मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम होता है, तो उनकी एंट्रोपी भी। तो एंट्रोपी शब्द का मतलब क्या है? रैंडमनेस, किसमें कितना ज़्यादा रैंडमनेस आप ला रहे हैं। तो इनके हिसाब से आइडियल सोल्यूशन में क्या है कि जो एंट्रोपी आएगी वो हमेशा जीरो से बड़ी आएगी, और ये फिक्स है, ये चेंज नहीं होगा, ये ऑलवेज, ये हमेशा सही है, और ये सही है, गलत नहीं है ये। वो इसलिए क्योंकि जब आप रिएक्टेंट में होते हो और जब रिएक्टेंट से आप प्रोडक्ट में जाते हो, तो आप ये बताओ हाइड्रोजन के कितने एटम थे? 2। तो सिर्फ हाइड्रोजन के ही एटम है। यहाँ किसके एटम है? ऑक्सीजन। तो इसके अपने 2 हाइड्रोजन एटम ये एक कोने में पड़ा है, इसके ऑक्सीजन के ये अपना एक कोने में पड़ा है। लेकिन जब तुम दोनों को मिलाओगे तो H2O बनेगा, तो उसमें हाइड्रोजन भी है और उसमें ऑक्सीजन। 2 डिफरेंट एलिमेंट हो गए कि नहीं? अब 2 डिफरेंट एलिमेंट वाले साथ रहना चाहेंगे? जल्दी नहीं रहना चाहेंगे ना, तो वो कहाँ भागने की कोशिश करेंगे? दूर ही तो भागने की कोशिश करेंगे। और अगर दूर भागने की कोशिश करेंगे तो उनके अंदर क्या बढ़ जाएगा? रैंडमनेस बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? और रैंडमनेस बढ़ेगा तो प्रोडक्ट की एंट्रोपी रिएक्टेंट की एंट्रोपी से हमेशा क्या मिलेगी? ज़्यादा ही मिलेगी। इसका मतलब है फाइनल एंट्रोपी हमेशा आपको क्या मिलेगी? बड़ी मिलेगी। ये रटो रहो, ये ऑलवेज सही है। कभी भी प्रोडक्ट की एंट्रोपी, प्रोडक्ट का रैंडमनेस उसके रिएक्टेंट की रैंडमनेस से हमेशा आपको यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये गलत नहीं होगा, ये हमेशा सही है। क्योंकि जब प्रोडक्ट का बनता है, प्रोडक्ट बनते समय बहुत सारे बॉन्ड टूटते हैं, उसमें बहुत सारे हलचल होती है उसमें, तब जाके एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो इसका मतलब है कि अगर आप यहाँ पे सॉल्व करोगे तो चेंज इन एंट्रोपी क्या लिखोगे? फाइनल एंट्रोपी माइनस इनिशियल एंट्रोपी ग्रेटर देन 0। फाइनल एंट्रोपी सॉल्यूशन की और इनिशियल एंट्रोपी इन दोनों की। तो सॉल्यूशन की जो एंट्रोपी होगी फाइनल वाली वो हमेशा ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है? वैल्यू नेगेटिव जाएगी कि वैल्यू पॉजिटिव जाएगी?
ग्रेटर देन जीरो अगर कोई वैल्यू है तो वैल्यू नेगेटिव की वैल्यू पॉजिटिव, वैल्यू पॉजिटिव, और वैल्यू पॉजिटिव होने का मतलब है इसका जो डिफरेंस आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, पॉजिटिव। तो बड़ी वाली वैल्यू माइनस बड़ी वाली वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, तभी प्लस ला पाओगे। सोचो अगर फाइनल इंट्रोपी कम हो जाए, सोचो फाइनल इंट्रोपी कम हो जाए और इनिशियल इंट्रोपी ज़्यादा हो जाए तो वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव नहीं चली जाएगी। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जीरो से बड़ी होती है, इसका मतलब है कि फाइनल इंट्रोपी यानी सॉल्यूशन की यानी प्रोडक्ट की इंट्रोपी उसके रिएक्टेंट या उसके इंडिविजुअल से हमेशा क्या मिलेगी, ज़्यादा मिलेगी। और ये वाला जो पॉइंट है ये आइडियल सोल्यूशन और नॉन आइडियल सोल्यूशन के लिए डिक्टो सेम है, कोई चेंज नहीं है। आइडियल के लिए भी ये रूल सही है और नॉन आइडियल के लिए भी सही है। समझ आया, क्लियर हुआ। अब एक लास्ट एक और है, गिव्स फ्री एनर्जी, और ये गिव्स फ्री एनर्जी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मिलेगा अभी आगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ाएंगे वो आपको गिव्स फ्री एनर्जी। तो अब बेसिकली वो रिलेशन आपको बता देंगे, डायरेक्ट आपको बता देंगे रिलेशन। अभी जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आप पढ़ेंगे तो चेंज इन गिव्स एनर्जी आपको आएगा -NF E0 सेल। अगर समझ लो अगर स्टैंडर्ड कंडीशन में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाले होगे तो गिव्स फ्री एनर्जी भी किस में निकलेगी, स्टैंडर्ड में। नॉट लगने का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड जब बोला जाता है तो उस समय कंडीशन फिक्स हो जाती है कि हाइड्रोजन कंसंट्रेशन 1 मोलर, प्रेशर 1 atm, टेम्परेचर 298 केल्विन, स्टैंडर्ड में फिक्स हो जाता है। अगर तुम सीधे सीधे सिर्फ गिव्स फ्री एनर्जी निकाल रहे हो तो -NFE ऑफ सेल, फिर इसी E0 सेल को निकालने का तरीका होता है E कैथोड -E एनोड। तो बेसिकली ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मिलेगा। हमारा काम अभी एक्सप्लेन करना है गिव्स फ्री एनर्जी। पहले तो नाम क्लियर करो कि ये नाम कह क्या रहा है, गिव्स फ्री एनर्जी। पहले नाम क्लियर करो ये कह क्या रहा है। एक गिव्स नाम सुन के ही लग रहा है गिव्स जरूर किसी ना किसी साइंटिस्ट का ही नेम होगा, तो गिव्स एक्चुअली एक साइंटिस्ट का नेम है। अब इसमें फ्री एनर्जी क्या कह रहा है समझो। हाँ, हमें स्टार्टिंग में नहीं पता था, हमने एक रिएक्शन करवाया, ये जो आप 10th में पढ़ते हो ना, एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन को आपने क्या डिफाइन किया था कि जिस रिएक्शन में हीट देनी पड़ती है वो क्या होती है, एंडोथर्मिक, और जिस रिएक्शन से हीट निकल जाती है वो क्या होती है, एक्सोथर्मिक। आप प्रैक्टिकली सोचो, जिस रिएक्शन से हीट निकल जा रही है तो मतलब है कि उस रिएक्शन को एनर्जी चाहिए कि नहीं चाहिए। जिस रिएक्शन से एनर्जी बाहर निकाल दी जा रही है तो उस रिएक्शन को एनर्जी चाहिए कि नहीं चाहिए, उसको नहीं चाहिए ना, तभी तो अपने अंदर से क्या कर दे रहा है। अब वो जो निकाल दिया वो एनर्जी तो फ्री हो गई ना। अब उस एनर्जी का यूज तुम कहीं भी कर सकते हो, आप कहीं भी यूज कर सकते हो। वो जो फ्री एनर्जी होती है जो किसी भी रिएक्शन के दौरान निकलती है, दैट फ्री एनर्जी इज नोन एज गिव्स फ्री एनर्जी। तो जब भी प्रोडक्ट बनता है तो प्रोडक्ट बनते समय कुछ एनर्जी उसमें से क्या होती है, रिलीज होती है। तभी तो प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी से ज्यादा होती है। केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया गया था ना कि कोई भी स्टेबल होने के लिए दूसरे के साथ क्या बनाता है, बॉन्ड, और बॉन्ड बनते ही उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है और उसकी एनर्जी कम हो जाती है। क्योंकि जब प्रोडक्ट बनता है तो प्रोडक्ट बनते ही कुछ एनर्जी वहां से क्या कर दी जाती है, रिलीज, और वो जो रिलीज की गई वो तो एनर्जी फ्री है ना। उसी फ्री एनर्जी का नाम क्या होता है, गिव्स फ्री एनर्जी। समझ आया। अब आप सिर्फ हमको बताइए कि रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा होगी कि प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा होगी, रिएक्टेंट की ज्यादा होगी भाई। प्रोडक्ट की तो निकाल दिया वो, तो प्रोडक्ट की निकाल दिया तो एनर्जी कम नहीं कर दिया वो, तो रिएक्टेंट की ज्यादा कि प्रोडक्ट की ज्यादा, तो रिएक्टेंट की ज्यादा। अब अगर रिएक्टेंट की ज्यादा है तो चेंज इन एनर्जी निकालोगे तो जी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो और लेस देन जीरो, लेस देन जीरो, क्योंकि रिएक्टेंट ज्यादा हो गया। अब रिएक्टेंट ज्यादा हो गया प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट में से ही तो रिएक्टेंट माइनस करोगे, और प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, रिएक्टेंट की एनर्जी, तो माइनस क्या करते हो, फाइनल माइनस, तो फाइनल प्रोडक्ट, इनिशियल रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है तो माइनस करोगे तो ओवरऑल वैल्यू क्या मिल जाएगी, नेगेटिव मिल जाएगी। तो जो गिव्स फ्री एनर्जी मिलती है तुमको, ये जो तुमको गिव्स फ्री एनर्जी मिलेगी उसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन जीरो ही सॉरी लेस देन जीरो मिलेगी। ठीक है, ठीक है, यानी कि डेल्टा जी जो होगा वो तुमको हमेशा वैल्यू किस में मिलेगा, नेगेटिव में। ये याद रखना, गिव्स फ्री एनर्जी हमेशा नेगेटिव मिलेगी क्योंकि प्रोडक्ट की एनर्जी क्या हो जाती है, कम। और ये सेम एक्सप्लेनेशन आपको केमिकल काइनेटिक्स में एक बार फिर से दिया जाएगा विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, विद द हेल्प ऑफ कैटलिस्ट बताया जाएगा वहां पे फिर से कि
प्रोडक्ट की एनर्जी कम हो जाती है, इसीलिए प्रोडक्ट स्टेबल ज़्यादा हो जाता है। समझ आया? तो टोटल का टोटल, आपके पास टोटल कितने पॉइंट आ गए? अगर आपसे कोई पूछता है, अब सीधे सीधे देखो, अब अगर तुमसे कोई पूछता है कि आइडियल सोल्यूशन के कैरेक्टरिस्टिक लिखो, तो देखो आइडियल सोल्यूशन का कैरेक्टरिस्टिक पहला कि किसी भी सोल्यूशन का वॉल्यूम मिक्सिंग क्या होना चाहिए? 0। किसी भी सोल्यूशन का इंथैल्पी मिक्सिंग क्या होना चाहिए? 0। और उनके बीच का जो अंदर इंटरेक्शन होता है वो इंटरेक्शन क्या होता है? सेम होता है, चाहे रिएक्टेंट का इंटरेक्शन हो चाहे प्रोडक्ट का इंटरेक्शन हो। चौथा, ये राउल्ट्स लॉ को क्या करेगा? फॉलो करेगा, फॉलो राउल्ट्स लॉ। नेक्स्ट पांचवा क्या था? इंट्रोपी की वैल्यू 0 से ग्रेटर होगी। और छठवां, गिव्स फ्री एनर्जी की वैल्यू 0 से कम होगी। समझ आया? जिसमें से हाँ, अगर वोलेटाइल में टीम में से जो है 2 वोलेटाइल हो गया, फाइनल वाला नॉन वोलेटाइल, मतलब 1 वोलेटाइल का 1 नॉन वोलेटाइल, वही तो नॉन आइडियल बनेगा। आइडियल जैसी चीज होती कहाँ है? तुम यही मान के चल रहे हो कि हम सब वोलेटाइल ही लेके चल रहे हैं, लेकिन वही तो मैंने कहा कि जरूरी नहीं है ना कि हर बार वोलेटाइल ही लिए होगे। अगर नॉन वोलेटाइल हो गया तब वो आइडियल कहाँ हुआ? तब वो क्या हो जाएगा? नॉन आइडियल हो जाएगा वो सोल्यूशन। और आइडियल जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती नहीं है। ये तो कैरेक्टरिस्टिक है। समझ आया? तो आइडियल होने के लिए, किसी भी सोल्यूशन को आइडियल अगर बनना है तो उसका वॉल्यूम मिक्सिंग 0 होना चाहिए। क्या 0 होगा? प्रैक्टिकली 0 होगा? नहीं होगा, लेकिन वो कोशिश करेगा कि 0 आए, यानी वहां तक पहुंचाने की कोशिश करेगा वो। यानी किसी सोल्यूशन का एंथैल्पी मिक्सिंग क्या होना चाहिए? 0। 0 होगा? नहीं होगा, लेकिन वो कोशिश करेगा कि वहां तक पहुंचा दे। इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम होगा? नहीं होगा, लेकिन आइडियल के हिसाब से वो क्या मान रहे हैं कि सेम होगा। हम कह रहे हैं कि इस क्लास के सारे बच्चे आइडियल हैं। सारे बच्चे आइडियल का मतलब सारे बच्चे एक जैसे हैं, एक जैसी मेहनत कर रहे हैं, एक टाइम पे उठ रहे हैं। पॉसिबल है? एक टाइम पे उठ रहे हो, एक टाइम पे खा रहे हो, एक ही खाना खा रहे हो, एक टाइम पे मेहनत कर रहे हो, वही पॉसिबल है। लेकिन मान रहे हैं कि एक टाइम सारे बच्चे आइडियल हैं। राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेगा, एंथैल्पी एंट्रोपी ग्रेटर देन 0 होगी और गिव्स फ्री एनर्जी लेस देन 0। अब इसमें जो ये दोनों पॉइंट है, जो लास्ट वाला है, ध्यान से हो, इसमें ये दोनों जो पॉइंट है, चाहे आपके पास सोल्यूशन आइडियल हो चाहे आपके पास सोल्यूशन नॉन आइडियल हो, ये दोनों के लिए वैलिड है। चौथा, पांचवा, छठवां पॉइंट दोनों के लिए वैलिड है, चाहे आप दोनों चाहिए। लेकिन ऊपर का जो 4 पॉइंट है, ये सिर्फ और सिर्फ तभी वैलिड होगा जब आपके पास सामने कौन होगा? नॉन आइडियल आइडियल सोल्यूशन होगा। तो ये होल्ड होते तो 6 प्रॉपर्टी हैं, लेकिन लास्ट के 2 इन मैच करता है इन दोनों के साथ, बाकी 4 अपना इंडिविजुअल उसने प्रॉपर्टी रखी है। समझ आया? क्लियर हुआ? अब ये जो नॉन आइडियल कल बढ़ाएंगे, लेकिन नॉन आइडियल समझो कि ये आपने पढ़ा होगा कि नॉन आइडियल सोल्यूशन में फिर एक पॉजिटिव डेविएशन आ जाता है, एक नेगेटिव डेविएशन आ जाता है। तो वो इसलिए आता है क्योंकि नॉन आइडियल सोल्यूशन राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं करते। जो सोल्यूशन राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं करेंगे, उसी सोल्यूशन में फिर आपको 2 पार्ट में पढ़ना पड़ेगा, एक पॉजिटिव डेविएशन और एक नेगेटिव। तो इसीलिए नॉन आइडियल सोल्यूशन में ही आपको इसके डेविएशंस पढ़ाए जाते हैं। समझ आया? आइडियल में नहीं पढ़ाए जाते हैं, क्योंकि आइडियल में वो राउल्ट लॉ को फॉलो कर रहा होता है, नॉन आइडियल में वो फॉलो कर नहीं रहा होता, इसीलिए उसमें फिर आपको 2 डिफरेंट वेरिएशन, एक राउल्ट लॉ सा पॉजिटिव डेविएशन, एक राउल्ट लॉ सा नेगेटिव डेविएशन। समझ आया? अब इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, इसका एग्जाम्पल लिख लो। इंपॉर्टेंट, इसका एग्जाम्पल ही आपसे पूछा जाएगा। दूसरा, क्योंकि इसके जो एग्जाम्पल सेट किए गए हैं वो जोड़े में हैं, तो वो जोड़ा ही बदलेगा आपसे, जो जोड़ा है वो जोड़ा चेंज कर देगा वो, तो आप जल्दबाजी में जोड़ा ही भूलोगे। अब जरा एक बार चेक करो, एग्जाम्पल जो आपके पास हैं वो है हेक्सेन और हेप्टेन। हमको ये बताओ, हेक्सेन और हेप्टेन, हेक्सेन में क्या कार्बन होंगे? 6, हेप्टेन में क्या कार्बन होंगे? 7। हेक्सेन एल्केन है और हेप्टेन भी क्या है? तो दोनों के दोनों एल्केन है और दोनों के दोनों जस्ट एक ही ग्रुप, एक ही फंक्शनल ग्रुप, सब एक ही और सेम साइज भी लगभग रखेंगे कि नहीं रखेंगे? तो हेक्सेन पहचानने का तरीका, लगभग जो दोनों जोड़ा आपके पास होगा, उन दोनों जोड़ों की साइज लगभग क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। दूसरा एग्जाम्पल, ब्रोमोइथेन, क्लोरोइथेन। इथेन का मतलब है क्या? कार्बन। तो उसमें एक बार ब्रोमीन बैठा दो तो ब्रोमोइथेन हो गया, एक बार क्लोरीन बैठा दो तो क्या हो गया? तो ऑलमोस्ट सेम ही तो है दोनों, और ब्रोमीन और क्लोरीन की साइज में बहुत फर्क नहीं आएगा, लगभग जो साइज दोनों का है वो क्या मिलेगा आपको? सेम मिलेगा। तो ये भी दोनों के एग्जांपल हो गए। सेकंड है आपका बेंजीन और टॉलिन। बेंजीन क्या होता है? C6
S6। और टॉलिन क्या होता है, बेंजीन के सर पे CH3। ऑलमोस्ट सेम है कि नहीं सेम है, खाली CH3 तो बढ़ रहा है। तो आप ये देखो कि जो जोड़ा आपने रेडी किया है, उन जोड़ों में जो लगभग साइज का फैक्टर आ रहा है वो सब में क्या आ रहा है, सेम ही तो आ रहा है। तो ये एक ध्यान रखिएगा कि इनका पोलर नेचर और इनका साइज अगर अप्रॉक्सीमेटली सेम है तो इसका मतलब वो किसके एग्जाम्पल हैं, आइडियल। अभी मैं तुमसे कह दूं कि अल्कोहल और बेंजीन, तो अल्कोहल आयोनिक होता है, बेंजीन आपका इनऑर्गेनिक में नॉन पोलर होता है, मैच ही नहीं करेगा। तो ये एग्जांपल किसका रख सकते हो, नॉन आइडियल। ये जस्ट समझाने के लिए था, ठीक है। अब आपसे किसी ने कहा कि क्लोरोमीथेन, जैसे क्लोरोमीथेन ब्रोमोमीथेन, तो सुनने में एक जैसा ही तो छोटा बड़ा भाई तो लग रहे हैं, मतलब इसमें साइज क्या फैक्टर सेम ही रहेगा। तो अगर जोड़ा लगभग सेम है, साइज लगभग सेम है, तो किसका एग्जांपल होगा वो, आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल होगा। समझ आया?